हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग करेंगे यहाँ पे 20 जनवरी का मॉक टेस्ट, जो कि मिनी मॉक टेस्ट है और इसमें 10.75 मिला है और 7 करेक्ट 13 रॉन्ग। तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इसका एनालिसिस। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। और ये ज़्यादातर आज मतलब 20 जनवरी वाला जो मॉक टेस्ट था वो ज़्यादातर स्टेटमेंट बेस्ड था, इसलिए इतना गलत हो चुका है। और आजकल इडुक्विटी यही मतलब स्टेटमेंट बेस्ड ही ज़्यादा पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से दही बनाने की प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसका यहाँ पे देखते हैं। तो कथन 1, जो कि दूध में मौजूद बैक्टीरिया लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में विघटित कर देती है। और यहाँ पे 2 में दिया है लैक्टिक अम्ल का उत्पादन दूध के पीएच को कम कर देता है और इसका दही बनाने के लिए स्कंदन करता है। और उसका दही और यौगिक ये यहाँ पे पर्यायवाची है और उनकी बनावट और स्वाद बिल्कुल एक जैसा है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन है। तो ये मेरा सही हो गया है, तो यहाँ पे इसका डी सॉल्यूशन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं डी का सॉल्यूशन सही है, जो कि केवल कथन 1 और 2 यहाँ पे सही है। तो और इसका जो अम्ल देख लेते हैं, जो कि एसिड उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला यहाँ पे CH3COOH, जिसको विनेगर भी कहा जाता है। और सिट्रिक एसिड जो कि C6H8 और 07 है, O7। तो ये नींबू, संतरा, टमाटर और जितना भी खट्टे यहाँ पे चीज़ है, यहाँ पे खट्टे रसीले फल है, वो सब यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद देखते हैं कार्बनिक अम्ल, जो कि H2CO3 है। तो ये आपका यहाँ पे डैश दिया हुआ है, जो कि पता नहीं क्या होगा। उसके बाद HCOOH, जो कि फॉर्मिक अम्ल है और ये मधुमक्खियों एवं चींटियों के डंक में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं मधुमक्खियों और चींटियों के डंक में पाए जाते हैं। लैक्टिक एसिड, जो कि HCOOH ये तो लैक्टिक एसिड खट्टा दूध एवं दही में पाया जाता है, जिसका फॉर्मूला C2H4OH होता है। उसका बाद एस्कॉर्बिक अम्ल, जो कि C6H8O6 है। तो ये आंवला में, पपीता में और ब्रोकली में पाया जाता है। टार्टरिक एसिड, जो कि टार्टरिक अम्ल, ये C4H6O6 में पाया जाता है और कच्चा आम, अंगूर, इमली और ये केला, अनारस में पाया जाता है। और उसके बाद ऑक्सेलिक, तो सॉरी ये नेक्स्ट हो गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट R.D. बर्मन। तो इसका आंसर केवल एक हो जाएगा, जो कि ही वॉज पॉपुलर नोन एज मोजार्ट ऑफ मद्रास। तो R.D. बर्मन, यहाँ पे देखिए, R.D. उन्हें लोकप्रिय रूप से द मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से जाना जाता था। तो इसका आंसर यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे न तो एक न ही यहाँ पे 2। तो ये देखिए यहाँ पे मतलब कोई भी आंसर नहीं होगा। तो न तो एक न ही 2, उन्हें लोकप्रिय रूप में पंचम द के नाम से जाना जाता था और वह एक संगीत निर्देशक और संगीतकार और गायक थे। और उसके बाद यहाँ पे अन्य फैक्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रमुख संगीतकारों और वास्तविक यहाँ पे देख लेते हैं वास्तविक। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए कुमार सानू, जो कि यहाँ पे 1993 के एक दिन में 28 गाने का रिकॉर्ड, और ये केदारनाथ भट्टाचार्य। और सोनू निगम, जो कि यहाँ पे देखिए आगम कुमार निगम। उसके बाद बी प्राक, प्रतीक बच्चन, जानी, जो कि राजीव अरोरा, मन्ना डे, जो कि प्रबोध चंद्रा डे। उसके बाद AR रहमान, जो कि मोजार्ट ऑफ मद्रास, पंचम दा, जो कि राहुल देव बर्मन, गुलजार, जो कि संपूर्णानंद, क्वीन ऑफ मेलोडी, जो कि लता मंगेशकर, इनको मतलब जाना जाता था। और उसके बाद प्रमुख राज्यों के संगीत पुरस्कार यहाँ पे देख लेते हैं। तो MG संगीत, जो कि नागालैंड का है। तानसेन कुमार गंधर्व पुरस्कार, मध्य प्रदेश। संगीत कलानिधि राज्य संगीता विद्वान, वो कर्नाटक का है। कलईमामणि, ये तमिलनाडु। नंदी पुरस्कार आंध्र प्रदेश। देवदास स्मृति छत्तीसगढ़ और जनकचारी कर्नाटक। नेक्स्ट में है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो अभी जो भी है ये सब कंसीडर यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा A और B दोनों, जो कि यहाँ पे अन्य फैक्ट यहाँ पे देखते हैं। तो
अन्य फैक्ट यहाँ है, ए और बी दोनों अनुच्छेद 124 भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना करता है और इसकी संरचना और न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रावधान निर्धारित करता है। अनुच्छेद 121 संसद को महाभियोग की कार्रवाई के दौरान छोड़कर उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा करने से प्रतिबंधित करती है। और जो अनुच्छेद 122 कहता है कि न्यायालय संसदीय कार्रवाई जांच नहीं कर सकता। और यहाँ पे आर्टिकल जो कि इम्पोर्टेंट आर्टिकल है और आर्टिकल रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीश जो कि एडवोकेट जज जो कि यहाँ पे की नियुक्ति, मतलब हाई कोर्ट का जज का नियुक्ति यहाँ पे मान लीजिए। उच्चतम न्यायालय यहाँ पे का अभिलेख और न्यायालय होना 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय के विशेषज्ञ, 137 में उच्चतम न्यायालय स्वयं के निर्णय को या आदेशों की समीक्षा कर सकता है। अनुच्छेद 141 जो कि उच्चतम न्यायालय से द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी होंगे। अनुच्छेद 143 जो कि यहाँ पे उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। और यहाँ पे उच्च न्यायालयों की यहाँ पे अधीनस्थ न्यायालयों की संबंधित अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद 214 यहाँ पे राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों की गठन। अनुच्छेद 201 का 7 जो कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और पद की शर्तें। अनुच्छेद 126 रीट जारी करने की 226 जो कि रीट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के न्यायाधीशों की उच्च न्यायालय को शक्ति। अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 233 जो कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी। तो ये यहाँ पे पहला भारतीय पुरुष यहाँ पे मतलब इंटरनेशनल वाटर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। फुल सॉल्यूशन, अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो कि इंटरनेशनल वाटर प्राइज 2025 जीतने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी जो कि यहाँ पे बन गए हैं। यह भारत और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एक गौरव उपलब्धि है। RW एग्जाम बूस्टर, अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 जो कि विजेता डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी पुणे स्थित जल वैज्ञानिक थे और है मतलब विशेषता वह इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले भारत और भारतीय उपमहाद्वीपों की पहले व्यक्ति है। और संस्था, यह पुरस्कार अमेरिका की ओक्लाहोमा यूनिवर्सिटी जो कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा के वाटर सेंटर द्वारा प्रदान किया जाता है। अब पुरस्कार राशि इसके तहत विजेता को $25,000 अमेरिकी और एक ट्रॉफी प्रदान की जाती है। अब मुख्य योगदान उन्हें यह सम्मान जो कि भूजल प्रबंधन जो कि अंडरग्राउंड वाटर मैनेजमेंट और समुदायों के साथ मिलकर जल संरक्षण के क्षेत्र में उनके 35 से अधिक वर्षों का शोध के लिए दिया गया है। और ACWADM डॉक्टर कुलकर्णी पुणे स्थित गैर लाभकारी संस्था और ACWADAM जो कि एडवांस सेंटर फॉर वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट होता है, ये संस्थापक और सचिव है। और इसका और भी अन्य फैक्ट तो ये हम लोग नहीं भी करेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर हो जाएगा केवल एक, जिसका हो जाएगा होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स आर पार्ट ऑफ द टर्शियरी सर्विस सेक्टर। तो यहाँ पे देखिए होटल्स जो है जो कि जितना भी सर्विस से रिलेटेड जो काम हो गया वो सब टर्शियरी में आएगा। टर्शियरी सेक्टर या फिर वाइट कॉलर जॉब भी इसको बोलते हैं। तो ये जितना भी सर्विस वाला चीज़ हो गया वो यहाँ पे हो जाएगा ये आपका टर्शियरी सेक्टर। और उसका बाद यहाँ पे देखते हैं और केवल एक तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की सेवाओं प्रदान करता है और उनमें होटल, रेस्टोरेंट, व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और बीमा शामिल है। खनन और उत्खनन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जबकि विद्युत उत्पादन ये आपका द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है। और यहाँ पे देखिए तीन जो कि अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स के तीन यहाँ पे मेन पिलर्स हो गए, जो कि प्राथमिक क्षेत्रक हो गया, द्वितीय क्षेत्रक हो गया और तृतीय क्षेत्रक हो गया। तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि, वानिकी,
पशुपालन, मत्स्यन, खनन और उत्खनन, शिकार और संग्रहण इत्यादि, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। उसका बाद द्वितीयक क्षेत्र में देख लेते हैं, तो विनिर्माण उद्योग, कपड़ा उद्योग और हस्तशिल्प उद्योग, विद्युत आपूर्ति, खाद्य, ये सब आपका से द्वितीय क्षेत्र में आ जाएंगे। उसका बाद तृतीय क्षेत्र में यहाँ पे देखते हैं, तो तृतीयक या सेवा क्षेत्र, तो यहाँ पे जितना भी सेवा क्षेत्र है ये सब परिवहन जैसे संचार, बैंकिंग, बीमा, भंडारण, व्यापार एवं सामुदायिक सेवा, ये सब यहाँ पे हो जाएगा थर्ड सेक्टर, मतलब टर्शियरी इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 6, तो मैच द फॉलोइंग यहाँ पे है, तो निम्नलिखित नृत्य रूपों और अनुष्ठानों के उनके संबंधित राज्यों से मिलान करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जो कि 1 का डी हो जाएगा, जो कि भुट्टाकोला कर्नाटक हो जाएगा। 2 का यहाँ पे 2 का हो जाएगा बी, जो कि यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो जाएगा, कच्चीपुरी आंध्र प्रदेश। और उसका थय्यम का हो जाएगा केरल, ए, जो कि 3 का ए हो जाएगा। और 4 का हो जाएगा सी, जो कि तमिलनाडु। तो ये भी आप समझ गए होंगे। तो इनका अन्य फैक्ट देख लेते हैं, तो अन्य फैक्ट कर्नाटक का यहाँ पे देखिए, यक्षगान, दोलू, कुनिठा, करगा, लाम्बी, विरगसी, ये परफॉर्म्ड ड्यूरिंग दशहरा फेस्टिवल, तो ये दशहरा फेस्टिवल के टाइम में होता है। और उसके बाद केरला का यहाँ देख लेते हैं, सेवाकली और प्रैक्टिस डांस ऑफ बिफोर कथकली, तो ये सेवाकली हो जाएगा। और इसका यहाँ पे अन्य है, तो ये सब मतलब देख सकते हैं आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरुस लेड द फाउंडेशन ऑफ खालसा पंथ, तो खालसा निम्नलिखित सिख गुरुओं में से किसने खालसा पंथ की नींव रखी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का नींव रखी थी। और उसका बाद अन्य फैक्ट यहाँ देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह ने 13 अप्रैल 1699 को पंजाब में स्थित खालसा पंथ की नींव रखी। और यह धार्मिक संरचना के उस समुदाय को दिया गया नाम है जो वैश्विक खालसा समुदाय को मामलों में प्रबंधन करता है। और यहाँ पे देखिए, गुरु नानक जो कि 1469 से 1539 के बीच थे, और उपलब्धियां इनका था जो कि सिख धर्म के परिवर्तक थे। और गुरु अंगद जो कि दूसरे गुरु थे, और ये 1539 से 1552 तक थे। और ये गुरुमुखी लिपि के जनक थे, जो कि गुरुमुखी लिपि के जनक थे। और तीसरा गुरु थे गुरु अमरदास, जो कि 1552 से 1574 ईस्वी तक थे। और गुरु प्रसार हेतु 22 गद्दी का निर्माण यहाँ पे हुआ था। गुरु रामदास जो कि चौथे गुरु थे, और 1574 से 1581 ईस्वी तक अमृतसर के संस्थापक भी थे गुरु रामदास। गुरु अर्जुन देव जो कि 1581 से 1606 तक थे, और ये स्वर्ण मंदिर का स्थापना थे, जो मतलब स्थापना किए थे, जो कि गोल्डन टेम्पल हो जाएगा अमृतसर में। तो ये इनका मतलब स्थापना किए थे। और 6वें गुरु हो जाएगा गुरु हरगोविंद सिंह जो कि यहाँ पे 1606 से 1644 तक थे, और ये अकाल तख्त की स्थापना किए थे। और उसके बाद गुरु हरराय जो कि 7वां गुरु थे, ये 1644 से 1661 ईस्वी तक थे, और उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिया गया था। गुरु हरिकिशन जो कि यहाँ पे 8वां गुरु थे, जो कि यहाँ पे 1661 से 1664 ईस्वी तक थे, और ये सबसे कम आयु में गुरु बन गए थे। तो गुरु हरिकिशन सबसे कम आयु वाले गुरु हो जाएंगे। गुरु तेग बहादुर जो कि 9वें गुरु थे, और ये 1664 से 1675 ईस्वी तक थे, और उपाधि इनका हिंद दी चादर यहाँ पे इनको मिला था। गुरु गोविंद सिंह जो कि 1675 से 1708 तक थे, और खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। तो मतलब यहाँ पे लास्ट गुरु थे। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, जो कि यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है। तो इसका आंसर हो जाएगा पारसनाथ। तो पारसनाथ यहाँ पे झारखंड का सबसे ऊंचा चोटी हो जाएगा। और यहाँ पे जो अन्य फैक्ट है वो सब देख लेते हैं। सिक्किम का यहाँ पे शीर्ष शिखर जो कि सबसे ऊंचा शिखर हो जाएगा यहाँ पे 85 से 86 मीटर, जो कि सिक्किम का कंचनजंगा हो जाएगा। उत्तराखंड का नंदा देवी हो जाएगा, जो कि 7817 मीटर है। और अरुणाचल प्रदेश का कांगटू हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश का रियोपुरगिल हो जाएगा। और नागालैंड का हो जाएगा यहाँ पे मांडस सरामती। पश्चिम बंगाल का हो जाएगा संदकफू। मणिपुर का हो जाएगा यहाँ पे मांडा तिसो, जो कि टेम्पू भी कहा जाता है, 2994 मीटर का है। केरल का हो जाएगा केरल होगा यहाँ पे, केरल का हो जाएगा अन्नामुरी। और तमिलनाडु का हो जाएगा दोदाबेटा। और मिजोरम का हो जाएगा पावंगबुई। और अनबी यहाँ पे और भी है।
तो यहाँ पे और भी है, तो यहाँ देख लेते हैं। तो मेघालय का हो जाएगा यहाँ पे शिलोंग शिखर, असम का हो जाएगा यहाँ पे जिंगटुबुम, कर्नाटक का हो जाएगा मल्यानगिरी, उसका बाद राजस्थान का हो जाएगा गुरु शिखर, यहाँ पे आंध्र प्रदेश का हो जाएगा अरमाकोंडा, ओडिशा का हो जाएगा देवमाली, महाराष्ट्र का हो जाएगा कलसूबाई, हरियाणा का हो जाएगा यहाँ पे करोह चोटी, उसका बाद झारखंड का हो जाएगा पारसनाथ, और मध्य प्रदेश का हो जाएगा धूपगुड़। तो ये सब ऊंची, सबसे ऊंची चोटी है राज्य के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक किस शासक ने किया था? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईस्वी में किया था। और यहाँ पे राजवंश, और यहाँ पे राजवंश और उनका जो शासन काल की अवधि है वो सब देख लेते हैं। तो राजवंश जो कि हर्यक वंश, ये 545 से 412 ईसा पूर्व तक थे। शिशुनाग वंश 412 से 345 ईसा पूर्व तक थे। नंद वंश 345 से 322, मौर्य वंश 322 ईसा पूर्व से 185, शुंग वंश जो कि यहाँ पे 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक थे। कण्व वंश जो कि 73 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक थे। उसके बाद यहाँ पे बिंबिसार जो कि मतलब यहाँ पे देखिए हर एक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, और अंतिम शासक यहाँ का नागदशक था। और इसका शिशुनाग वंश का शिशुनाग संस्थापक था, और नंदीवर्धन यहाँ पे अंतिम शासक था। नंद वंश का यहाँ पे महापद्मनंद यहाँ पे संस्थापक था, और धनानंद लास्ट वंश था। और चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे मौर्य वंश का संस्थापक था, और बृहदर्थ यहाँ पे लास्ट रूलर था। उसके बाद यहाँ पे शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग संस्थापक था, और देवभूति लास्ट शासक था। और उसके बाद यहाँ पे कण्व वंश का वासुदेव कण्व यहाँ पे संस्थापक था, और सुशर्मा यहाँ पे अंतिम शासक था। तो क्वेश्चन नंबर 10, आकाश पूर्वजों के कारण नीला दिखाई देता है। तो मतलब इसका व्हाई डज द स्काई अपीयर ब्लू? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का परिकिरण, या फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यहाँ पे इसके कारण यहाँ पे ब्लू दिखाई देता है। तो यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे अन्य फैक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कॉलम ए को कॉलम बी के बीच निम्नलिखित में से कौन सही मेल है? तो इसका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, जो कि एक का हो जाएगा सी का साथ, जो कि 47% है, ऑक्सीजन 47% है। और यहाँ पे 2 का हो जाएगा बी, जो कि सिलिकॉन 28% है। और उसके बाद एल्यूमिनियम यहाँ पे हो जाएगा आपका ए, जो कि 8% है। आयरन यहाँ पे हो जाएगा आपका डी, जो कि 5% है। तो चलिए इसको नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे इसका भी मैच द फॉलोइंग करना है। तो मैच करना है इसको भी। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, जो कि ए का यहाँ पे 3 है, जो कि पंडित निखिल ज्योति घोष है। तो ये आपका 3 में हो जाएगा, जो कि यहाँ पे तबला हो जाएगा, तबला बजाते थे। उसके बाद बी का हो जाएगा 1, जो कि उस्ताद इमरत खान, जो कि यहाँ पे वायलिन का हो जाएगा। सॉरी, ए हो जाएगा जो कि सुरबहार हो जाएगा। सी का हो जाएगा 2, जो कि यहाँ पे वायलिन हो जाएगा। उसके बाद डी का हो जाएगा 4, जो कि यहाँ पे तबला हो जाएगा, जो कि पंडित स्वापन चौधरी तबला बजाते थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु रोट द नोवेल लाइफ ऑफ पाई? तो ये आपका इयान मर्टल हो जाएगा। इयान मर्टल ने यहाँ पे लिखा था लाइफ ऑफ पाई। तो यहाँ पे देखते हैं, और जो यहाँ पे बुक है और इसका लेखक थे। तो यहाँ पे ये लेखक यहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद आचार लेक इज लोकेटेड ऑफ इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो आचार लेक कहाँ है? तो ये जम्मू और कश्मीर में है। आचार लेक जम्मू और कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में टेनिस प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये जीएस दिल्ली हो जाएगा, जीएस दिल्ली एस हो जाएगा। तो ये जीता था। तो देखिए यहाँ पे टीपीएल, जो कि यहाँ पे टेनिस प्रीमियर लीग 2025 में हुआ था। उसके बाद और भी यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए जीएसटी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रमिक के क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे बी, जो कि 213 हो जाएगा। जो कि सबसे पहले यहाँ पे 2, जो कि पासिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, यहाँ पे जो कि 101 आर्टिकल अमेंडमेंट के तहत यहाँ पे पासिंग किया गया था। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, यहाँ पे जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया था। उसके बाद यहाँ पे जीएसटी लागू हुआ था। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ देख लेते हैं। तो
दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जो कि SAARC सार्क भी जिसको कहते हैं, तो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। तो केवल 2 इसमें क्या है, तो ये सार्क जो कि वर्तमान में 8 सदस्य देश है और जिनमें अफगानिस्तान, भारत और श्रीलंका शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, जो कि केवल 2। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो अन्य फैक्ट है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन वाज द फर्स्ट एशियन कबड्डी चैंपियनशिप हेल्ड। तो ये 1980 हो जाएगा। ये मतलब थोड़ा सिली मिस्टेक का वजह से ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि मुझे याद था ये 1980 होगा, लेकिन 1985 मतलब लगा दिया, तो ये सिली मिस्टेक का वजह से रॉन्ग हो गया। तो 1900 यहाँ पे 80 हो जाएगा। और 1982 में दिल्ली में आयोजित हुआ था 9वें एशियाई खेलों में प्रदर्शन खेल के रूप में। और ये आपको यहाँ पे अन्य फैक्ट है, ये सब आप देख लीजिएगा। जो कि कबड्डी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय जयपुर जो कि भारत में है, और स्थापना 2004 में हुआ था। और खेल मैदान नाम जो कि कोर्ट है, उसका बाद पुरुष की यहाँ पे। और आप लोग अन्य फैक्ट यहाँ पे देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके और अन्य फैक्ट यहाँ पे देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19, जो कि प्रसिद्ध देशभक्ति नारे के बारे में यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1, जो कि यहाँ पे देखिए, द वर्ड्स सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। तो ये कंपोस्ट किसके द्वारा किया जाता था, तो ये रामप्रसाद बिस्मिल के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे केवल 1 सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। उसके बाद और भी अन्य यहाँ पे जो फैक्ट है, तो यहाँ पे मतलब और भी यहाँ पे नारे है, और उसका बाद स्वतंत्र सेनानी है। तो ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फिर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 20, इसको आप कॉलम ए से कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, जो कि ए का हो जाएगा 2, जो कि यहाँ पे चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, ये सब जून और सितंबर के बीच में यहाँ पे बोए जाते हैं और काटे भी जाते हैं। मतलब जून और सितंबर के बीच में बोए और काटे दोनों जाते हैं। और बी का हो जाएगा यहाँ पे 3, जो कि यहाँ पे रबी फसल, जो कि अक्टूबर मार्च के बीच में बोए और काटे जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3, जो कि गेहूँ, चना, रेपसीड और यहाँ पे सरसों यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद सी में हो जाएगा यहाँ पे, जो कि जायद, जो कि अप्रैल से जून के माह में होता है। तो ये आपका सब्जी फल और यहाँ पे चारा यहाँ पे हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, और ये अन्य फैक्ट है, तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।